एपिसोड 2। सेठ ने शेर खान को बुरा भला कहा और हुक्म दिया कि वो इसी वक्त पहुंचे। यस सर कहकर शेर खान ने रिसीवर रख दिया और पंजाबी में सेठ को एक मोटी सी गाली दी। गाली सुनकर रूबी मुस्कुराई। 15 मिनट बाद वो हवाई जहाज में बैठे हुए थे और जहाज उड़ान भरने के लिए रनवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। 1.5 घंटे की प्रवास के बाद वो जजीरे के शुमाली साहिली शहर पहुंच गए। एयरपोर्ट से वो सीधे होटल पहुंचे। शेर खान ने रूबी को कमरे में ही ठहरने को कहा और खुद अपने खास आदमी की तरफ चल पड़ा। ये एक थाई स्मगलर था जिससे शेर खान की खासी पुरानी जान पहचान थी। शेर खान ने उससे कहा कि हमें खास मिशन पर बर्मा पहुंचना है, ये बात तुम भी राज में ही रखना। स्मगलर उन बातों का आदी था, वो खुद यही काम करता था। शेर खान ने उसे $1000 की रकम उसी वक्त अदा कर दी। कल रात 11 बजे यहाँ पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरा दिन रूबी और शेर खान ने होटल के कमरे में ही गुजार दिया। वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहते थे क्योंकि उस वक्त तक सेठ को पता चल गया था कि वो दोनों फरार हो गए हैं। मगर शेर खान को अब सेठ की परवाह नहीं थी। उसने पाकिस्तान पहुंचकर रूबी से शादी करके एक नई पाक साफ जिंदगी शुरू करने का फैसला कर रखा था और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी बदकार सेठ को मौत के घाट उतार सकता था। रूबी बड़ी खुश थी कि आखिर शेर खान उसे लेकर या वो शेर खान को लेकर गुनाह और जराइम पेशा जिंदगी की दलदल से निकलने में कामयाब हो गए हैं। शेर खान ने अमेरिकी डॉलर्स के करेंसी नोट प्लास्टिक के थैलियों में डालकर कुछ अपनी कमर के गिर्द और कुछ रूबी की कमर के गिर्द बांध रखे थे। दोनों के ब्रीफकेस में मामूली सफर की जरूरी चीजों के अलावा और कुछ न था। थोड़ी बहुत उस मुल्क की करेंसी उनकी जेब में थी। अमेरिकी डॉलर जनूब मशरक़ी एशिया के सारे मुल्कों में बड़ी खुशी से कैश कर दिया जाता था। 11:30 बजे रात तक रूबी और शेर खान खाना खाने के बाद होटल के कमरे में बैठे कॉफी और सिगरेट पीते रहे। फिर वो होटल से निकलकर क्रैक पॉइंट की तरफ रवाना हो गए। थाई स्मगलर उनके इंतजार में पहले से ही मौजूद था। यहाँ अंधेरा था। एक स्टीमर लॉन्च पहले से ही समंदर में खड़ी थी। उसमें कुछ सामान लदा था और 2-4 आदमी मुंह सर लपेटे एक तरफ लगकर बैठे थे। थाई स्मगलर ने शेर खान से सिन्हाली जुबान में कहा, मैंने लॉन्चमैन को सब कुछ समझा दिया है। लॉन्च रात भर समंदर में सफर करेगी। सुबह मुंह अंधेरे तुम्हें बर्मा के करीबी जजीरे पर पहुंचा देगी। वहां से तुम किसी भी स्टीमर में बैठकर चले जाना। ठीक है दोस्त, शुक्रिया, शेर खान ने उसे जवाब दिया। रूबी और शेर खान ने पतलून और जैकेट पहन रखी थी जो वहां के नौजवानों का आम लिबास होता था। लॉन्च ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर उसका इंजन कैबिन काफी बड़ा था। उन दोनों को इंजन कैबिन में जगह दे दी गई जहां वो आमने सामने वाली बर्थों पर लेट गए। लॉन्च का रस्सा खोल दिया गया और वो अंधेरे में रवाना हो गई। अगरचे लॉन्च साहिल से ज्यादा दूर नहीं थी मगर समंदर आखिर समंदर होता है और बहरा हिंद का समंदर 12 महीने चढ़ा हुआ होता है। लॉन्च छोटी होने की वजह से डोल रही थी मगर वो दोनों समंदर में इस तरह सफर करने के आदी थे। वो आंखें बंद किए बर्थ पर खामोशी से लेटे सोने की कोशिशें कर रहे थे। रात के 3 बजे तक स्मगलर लॉन्च समंदर में खामोशी से सफर करती रही। उसके बाद लॉन्च में कुछ शोर सा हुआ। वो दोनों सो रहे थे। उनकी आंख खुल गई। कैबिन के शीशों पर सर्च लाइट की रोशनी पड़ते ही एक बार कैबिन का माहौल रोशन हो गया। शेर खान और रूबी ने गैर शऊरी तौर पर सर नीचे कर लिए। लॉन्चमैन घबराए अंदर आया और बोला, कोस्ट गार्ड की लॉन्च आ गई है। ये कहकर वो बाहर भाग गया। वो दोनों जानते थे कि लॉन्च में जब इस किस्म के हालात पैदा हो जाए तो कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। हर किसी को अपनी ही जान बचानी होती है। बाहर से फायरिंग की आवाज आई। गोलियां कैबिन के शीशे पर लगी। वो एक छनाके से टूटकर बिखर गया। शेर खान रूबी को बाजू से पकड़कर दूसरे दरवाजे से लॉन्च के अकब में ले आया। समंदर में कोस्ट गार्ड्स की 3 लॉन्चें चक्कर लगा रही थी। वो स्मगलर लॉन्च पर फायरिंग कर रही थी और स्पीकर पर स्मगलरों को अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए भी कह रही थी। लॉन्चमैन और दूसरे आदमियों ने समंदर में छलांगे लगा दी। शेर खान ने देखा कि थोड़े फासले पर समंदर के किनारे पर धुंधली धुंधली रोशनियां सी हो रही थी। वो यही समझा कि बर्मा के साहिल का करीबी जजीरा आ गया है। उसने रूबी से कहा, हमें भी समंदर में कूद जाना चाहिए। जजीरा सामने ही है। पकड़े गए तो 8-10 साल के लिए जरूर अंदर कर दिए जाएंगे। रूबी एक दिलेर लड़की थी। इस किस्म की मुश्किलात की वो आदी थी। दोनों बड़े अच्छे तैराक भी थे। उनकी लॉन्च जरा अंधेरे में आई तो वो भी बारी बारी समंदर में कूद गए। शेर खान आगे आ गया था। उनकी निगाहें किनारे की धुंधली रोशनियों की तरफ थी। वो उसी तरफ तैरते चले जाते थे। उनके पीछे जो उनकी अपनी लॉन्च और कोस्ट गार्ड्स वालों की लॉन्चें थीं, उनके इंजनों, आदमियों और इक्का दुक्का फायर की आवाजें दूर होती जा रही थीं। शेर खान और रूबी के ब्रीफकेस लॉन्च में ही रह गए थे। रात का अंधेरा उनकी मदद कर रहा था। किसी की उन पर नजर नहीं पड़ी थी। जजीरे की रोशनियां करीब आने लगी थीं। रूबी तैरते तैरते शेर खान के करीब आ गई। उसने रोशनियों की तरफ हाथ से इशारा किया। उधर एक ऊंची जगह से सर्च लाइट की रोशनी बार बार घूमती हुई समंदर पर पड़ रही थी। शेर खान ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो दोनों लाइट हाउस को दाहिनी तरफ छोड़ते हुए छोटी छोटी चट्टानों के दरमियान आ गए। यहाँ समंदर की लहरों में काफी जोर था। उन चट्टानों के दरमियान तैरते हुए वो दोनों पथरीले साहिल पर चढ़ गए। उनकी पतलूनें और जैकेटें पानी में शराबोर थीं। वो वहीं बैठकर सांस दुरुस्त करने लगे। शेर खान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है डॉलर हमने कमर के साथ बांध लिए थे। ब्रीफकेसों में होते तो बड़ी मुश्किल पेश आती। रूबी ने इर्द गिर्द देखा और बोली,
क्या तुम्हें यकीन है कि हम बर्मा के साहिल पर आ गए हैं? मैं यकीन से नहीं कह सकता, मगर लांचमैन ने तो मुझे यही कहा था। शेरखान ने कलाई की घड़ी पर टाइम देखने की कोशिश की, मगर उसे अंधेरे में कुछ पता न चल सका। मेरा ख्याल है हमें दिन निकलने से पहले पहले किसी महफूज जगह पर पहुंच जाना चाहिए, शेरखान बोला। वो दोनों साहिल वाली रोशनियों की तरफ चल दिए। ये रोशनियां कतार में बनी हुई बैरकों की थीं। बैरकों के आगे खारदार तार की बाड़ लगी थी। रूबी ने कहा, यह कोई फौजी बैरक लगती है, इसी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ से होकर वो एक पतली सी पक्की सड़क पर आ गए जो आगे जाकर एक तरफ घूम गई थी। शेरखान को एक जगह ट्रैफिक का साइन लगा नजर आया। उसने करीब जाकर उसे गौर से देखा और बोला, रूबी, मुझे खतरा है कि यह बर्मा का इलाका नहीं है, बल्कि हम इंडिया के जुनूब मशरक़ी साहिल पर निकल आए हैं। रूबी का दिल एक बार जोर से धड़क कर मामूल पर आ गया। यह अंदाजा तुमने कैसे लगाया? जिस छोटी सी सड़क पर वो खड़े थे उसके दोनों जाने बांस के घने झुंड थे। शेरखान को दूर से किसी ट्रक की रोशनियां नजर आईं। उसने जल्दी से रूबी को बांस के दरख्तों की तरफ खींच लिया। ये एक फौजी ट्रक था जो तेजी से गुजर गया। अंधेरे में शेरखान को यह अंदाजा ही न हो सका कि वो ट्रक किस मुल्क की फौज का था। रूबी को तशवीश हो गई थी। वो जानती थी कि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में बड़े इख्तिलाफात हैं। खास तौर पर कश्मीर के मसले पर दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी तनाव रहता है। इसी एतबार से इंडिया एक दुश्मन मुल्क था और उन दोनों में से किसी के भी पास कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं था। उनके तमाम कागजात ब्रीफकेस में ही रह गए थे। उनका ख्याल था कि बर्मा पहुंचकर उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो पाकिस्तानी सिफारत खाने जाकर अपनी कहानी उन्हें सच सच सुना देंगे और सिफारत खाना उनकी पूरी मदद करेगा। लेकिन अगर ये वाकई इंडिया की ज़मीन है तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती थीं। इस किस्म के ख्यालात रूबी को वक्ती तौर पर परेशान कर रहे थे। ट्रक के गुजर जाने के बाद रूबी ने शेरखान से कहा, फ़र्ज़ करो कि हम इंडिया के इलाके में आ गए हैं, हमें क्या तरीका इख्तियार करना होगा कि हम पाकिस्तान पहुंच सकें? शेरखान बोला, जहाँ तक मेरा ख्याल है हम किसी तरह पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँचने की कोशिश करेंगे, और अगर पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँचने से पहले ही हमें भारतीय पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? वो तो हमें पाकिस्तानी जासूस समझकर जेल में डाल देंगे और पाकिस्तानी सिफारत खाने को कानो कान खबर नहीं होगी। शेरखान ने हंसकर कहा, तुम डर क्यों रही हो? पहले इस बात की तस्दीक तो हो जाए कि हम किस मुल्क में हैं। फिर शेरखान ने रूबी का हाथ पकड़ा और सड़क से नीचे उतरकर शुमाल की तरफ चल दिया। आसमान पर बादल भी थे और कहीं कहीं कोई तारा भी चमकता नजर आ जाता था। उनके कपड़े काफी हद तक खुश्क हो गए थे। जिस वक्त दिन का उजाला फैला तो वो मछेरों की एक बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। माहीगीरों के रंग काले थे। शेरखान बोला, रूबी, हम इंडिया आ गए हैं। ये हिंदुस्तानी तामिल मछेरे हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब रूबी को भी यकीन हो गया था कि वो इंडिया में है और यहाँ से पाकिस्तान पहुँचने में उन्हें बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना होगा। एक शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। उन्हें जनूबी इंडिया के खास किस्म के मंदिर दिखाई दिए। एक काफ़ी कुशादा सड़क शहर की तरफ जा रही थी जिस पर भारी ट्रैफिक गुजर रही थी। वो दोनों एक दरख्त के पीछे होकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले उन्हें किसी होटल में जाकर कपड़े तब्दील करके अपना होलिया दुरुस्त करना होगा। उसके बाद शहर में पाकिस्तानी सिफारत खाने वगैरह का पता चलाना होगा। ये फैसला करके वो उठे और शहर में दाखिल हो गए। ये काफ़ी बड़ा शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें थीं। उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि ये तमिलनाडु का सूबा है और ये उसका शहर नागापट्टनम है। यहाँ एक दरमियाने दर्जे का उन्हें होटल नजर आया तो वो उसमें दाखिल हो गए। अपने आप को सनहाली मियाँ बीवी सैया जाहिर किया और एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहले उन्होंने नाश्ता किया, फिर बाजार में आकर कपड़े खरीदे। होटल में वापस आकर उन्हें पहना। शेरखान ने शेव बनाई। रूबी ने नई पतलून जैकेट पहन ली। उसने हमेशा यही लिबास पहना था और इंडिया में लड़कियां ये लिबास आम पहनती थीं। किसी ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। शेरखान कहने लगा, इस शहर से हमें आगे किसी बड़े शहर में जाना होगा क्योंकि किसी बड़े शहर में ही पाकिस्तान का सिफारत खाना होगा। ये बात उन्होंने मालूम कर ली थी कि उससे आगे बड़ा शहर मद्रास और फिर हैदराबाद है। रूबी ने मशवरा दिया कि हमें जल्द से जल्द हैदराबाद जाना चाहिए। वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ हमें ज़्यादा खतरा नहीं होगा। शेरखान को यह मशवरा पसंद आया। वो बैंक किया और ख़ुद को सनहाली सैया जाहिर करके कुछ अमरीकी डॉलरों को इंडियन करेंसी में तब्दील करवा लिया। उसी शाम वो ट्रेन में बैठकर मद्रास की तरफ रवाना हो गए। मद्रास तक उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले भी जगह जगह मिले मगर किसी ने उन पर कोई शक नहीं किया। मद्रास में स्टेशन के सामने एक होटल में उन्होंने रात भर क़याम किया। यहाँ सयाहों वाले 2 चमड़े के थैले भी उन्होंने खरीद लिए। अब वो पूरी तरह सयाह जोड़ा नजर आ रहे थे, अगरचे उनके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं थे। अमरीकी डॉलर्स की थैलियाँ अभी तक उनकी कमर के साथ बंधी हुई थीं। अगले रोज़ मद्रास से उन्होंने गाड़ी पकड़ी और विजयवाड़ा की तरफ चले, जहाँ से उन्हें हैदराबाद दक्कन वाली गाड़ी पकड़नी थी। ये सारा सफ़र खैर आफियत से गुजर गया। हैदराबाद पहुंचते ही उन्होंने हस्बे दस्तूर अंग्रेजी फैशन के होटल में अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करके एक कमरा ले लिया और अपने अगले प्रोग्राम पर गौर करने लगे। शेरखान ने कहा, तुम होटल में ही ठहरो, मैं शहर जाकर पाकिस्तानी सिफारत खाने का पता चलाता हूँ। रूबी को कमरे में छोड़कर शेरखान शहर आ गया। उसे एक बड़ी अजीमोशान मस्जिद नजर आई। मस्जिद के नीचे कतार में कपड़ों की दुकानें थीं। यहाँ एक मुसलमान दुकानदार से, जिसकी बाकायदा शरई दाढ़ी थी, शेरखान ने सलाम किया और कहा, मोहतरम,
क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत कहाँ है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक शेर खान को देखा और फिर बोला, बरखुरदार, यहाँ तो पाकिस्तानी सिफारत खाना मौजूद नहीं, मगर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है जी कि मैं एक सिन्हाली मुसलमान सयाह हूँ, अपनी बीवी के साथ यहाँ सैरो सयाहत के लिए आया हूँ। सोचा क्यों ना आगे पाकिस्तान की सैर भी करते चले। इसी वजह से सिफारत खाने का पता पूछा था कि उनसे मालूमात हासिल करूं कि यहाँ से पाकिस्तान कैसे जाया जा सकता है। मुसलमान दुकानदार ने कहा, बरखुरदार, तुम ऐसा करो कि यहाँ से राजधानी दिल्ली जाओ, वहाँ पर तमाम मुल्कों के सफ़ीर रहते हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर भी वहाँ रहता होगा, उनका सिफारत खाना भी वहीं होगा, दिल्ली से ही तुम्हें मालूमात मिल सकती हैं। शेर खान ने उसका शुक्रिया अदा किया और सलाम करके वापस चल दिया। होटल आकर उसने सारी बात रूबी को बता दी। तो क्या अब हमें दिल्ली जाना होगा? वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सफ़ीर वहीं रहता है और वही इस हालत में हमारे काम आ सकता है। तो फिर निकल चलते हैं शेर खान, यहाँ बैठना तो बेकार है। ट्रेन के बजाय हवाई जहाज से सफ़र करेंगे, जल्दी दिल्ली पहुँच जाएंगे। ट्रेन का सफ़र लंबा है और रास्ते में अगर किसी पुलिस वाले को हम पर शक पड़ गया तो हम पर मुसीबत भी टूट सकती है। चुनाचे इसी तजवीज़ पर अमल किया गया। दोनों बजरिया हवाई जहाज़ हैदराबाद से दिल्ली आ गए। दिल्ली से पहले भी रूबी और शेर खान देख चुके थे। रात उन्होंने होटल में क़याम किया। अगले रोज़ शेर खान ने हस्ब दस्तूर रूबी को होटल में ही छोड़ा और ख़ुद सिफारत खाने की तलाश में निकल खड़ा हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे पाकिस्तानी सिफारत खाने तक पहुंचा दिया। शेर खान का ख्याल था कि वो मुसलमान है, उसके माँ बाप पाकिस्तानी थे, बड़ी आसानी से उसका काम हो जाएगा और उसे और रूबी को पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। मगर दफ्तरी कार्रवाई और ख़ास तौर पर एक दुश्मन मुल्क में काम करते सिफारत खाने की कार्रवाई किस कदर मोहतात और पेचीदा होती है, इसका शेर खान को एहसास नहीं था। एक तो वो नौजवान था, दूसरे वो पढ़ा लिखा नहीं था। स्मगलिंग के कारोबार में ही उसने अपनी नौमरी और नौजवानी गुजारी थी। उसमें लोगों को पहचानने की सलाहियत ज़रूर पैदा हो गई थी, मगर सिफारती दुनिया की मसलहत कोशियों से वो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था। पहले तो उसे किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया। उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं था। शेर खान ने सादा दिली और जज्बाती रौ में उसे सब कुछ बता दिया कि वो कौन है, रूबी कौन है, और ये कि अब वो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान जाकर एक नेक और साफ सुथरी रिज़्क़ हलाल कमाने की ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। सिफारती ओहदेदार मोहतात हो गया। किसी हद तक ये काम उसके लिए मुश्किल भी था। उसने शेर खान से कहा कि पहले वो अपने और रूबी के सिन्हाली नेशनल होने का सर्टिफिकेट लाए और ये भी साबित करे कि उसके माँ बाप पाकिस्तानी थे, उसके बाद ही कुछ गौर किया जा सकेगा। शेर खान परेशान हो गया। सर, अगर मैं वापस गया तो जराइम पेशा गिरोह के लोग मुझे और मेरी मंगेतर रूबी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर तो हम मजबूर हैं। सिफारती ओहदेदार ने कहा। वो लोग भी सच्चे थे। बगैर किसी दस्तावेज या तस्दीक के वो शेर खान को कैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर दे सकते थे? इस तरह तो कोई दुश्मन मुल्क का जासूस भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान में दाखिल हो सकता था। शेर खान ने सारी कार्रवाई होटल आकर रूबी को सुना दी। वो भी सिफारत खाने वालों की मजबूरी और फर्ज शनासी को ना समझ सकी। उन पर वो गुस्सा करने लगी। शेर खान सोफे पर बैठ गया, सिगरेट सुलगाया और बोला, लगता है हम एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गए हैं। भला हम वापस कैसे जा सकते हैं? मुझे तो ये भी खतरा है कि हमारे गिरोह के कातिल जासूस कहीं यहाँ भी हमारे पीछे ही ना चले आ रहे हों। कहाँ ये कि हम खुद मौत के मुंह में वापस जाएं। फिर अब क्या सोचा है तुमने? रूबी ने तलखी से कहा। शेर खान की अब तक की जिंदगी ज्यादातर गैर कानूनी काम करते हुए गुजरी थी। किसी जगह से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और क्या हो सकता है। रूबी के लिए भी ये बात कोई अनोखी या परेशान कर देने वाली नहीं थी। अलबत्ता उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पाक भारत सरहद पर दोनों तरफ से किस कदर सख्ती बरती जाती है और नाजायज तौर पर सरहद पार करना कितना जान जोखों का काम है। यही वजह थी कि दोनों गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने पर फौरन तैयार हो गए। रूबी कहने लगी, इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी सरहदी गांव में जाकर किसी स्मगलर से बात करनी होगी, उसे रिश्वत देनी होगी और इसके अलावा हमें कहीं से अपनी हिफाजत के लिए असलहा भी हासिल करना होगा, क्योंकि इंडियन स्मगलर भी हम पर किसी लालच की वजह से हमला कर सकते हैं। शेर खान खामोशी से बैठा सोचता रहा। वो इससे पहले पाक भारत सरहद पर किसी सरहदी गांव में नहीं गया था। ये वो जरूर जानता था कि दुनिया के हर मुल्क की सरहद पर पेशावर स्मगलर जरूर रह रहे होते हैं। शेर खान को स्मगलरों से बात करने का गुरा आता था। उसके पास अमरीकी डॉलर भी थे। इस मामले में उसे काफ़ी सूझबूझ थी। वो बोला, रूबी, मेरा ख्याल हमें पंजाब के बजाय राजस्थान की तरफ से सरहद पार करनी चाहिए। मेरी छठी हिस्स कहती है कि राजस्थान की तरफ से हम निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे। रूबी के लिए सारे का सारा बॉर्डर एक जैसा था और हर जगह उसे एक ही जैसा खतरा लगता था। जिस तरफ से भी चाहे निकले, लेकिन हमें हर हालत में पाकिस्तान पहुंचना होगा शेर खान। अगर इंडियन बॉर्डर पुलिस से मुकाबला भी करना पड़ा तो मुकाबला करेंगे। काश इस वक्त हमारे पास अपना असलहा होता। ठीक है, मैं राजस्थान के बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि ये इलाका यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ तक रेलगाड़ी जाती है, वगैरह वगैरह। दिल्ली जैसे शहर में ऐसी मालूमात हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। शेर खान ने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि उसे दिल्ली से राजस्थान के सरहदी शहर जोधपुर जाना होगा।
वहाँ से आगे पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। उसके लिए इतनी मालूमात ही काफ़ी थी। चुनाचे उन्होंने एक रोज़ ट्रेन पकड़ी और दिल्ली से अजमेर शरीफ आ गए। यहाँ से जोधपुर जाने के लिए दूसरी ट्रेन में सवार हो गए। अभी तक वो बड़ी आसानी से सफ़र कर रहे थे। किसी भी जगह वो इंडियन इंटेलिजेंस वालों की नज़र में नहीं आए थे। उसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि वो सयाहों के हुलिये में थे और दोनों नौजवान थे। लेकिन अजमेर शरीफ से जब वो जोधपुर जाने वाली गाड़ी में सवार हुए तो सीआईडी इंस्पेक्टर मकना लाल उनके पीछे लग गया। उस हिंदू खुफिया इंस्पेक्टर ने देहातियों जैसा हुलिया बना रखा था। ये बड़ी घाक किस्म का सीआईडी इंस्पेक्टर था और उसके तजुर्बे और ज़िरकी की वजह से महकमे ने उसकी ड्यूटी बॉर्डर के इलाके में लगा रखी थी। इंस्पेक्टर मकना लाल ने शेर खान और रूबी को ट्रेन में सवार होते देखा तो उसे ख्याल आया कि ये दोनों बज़ाहिर सयाह लगते हैं, मगर इस मौसम में राजस्थान में सयाह बहुत कम आते हैं, फिर ये गैर मुल्की भी नहीं लगते। शेर खान और रूबी के चेहरों पर कुदरती तौर पर जो एक तजस्सुस की कैफियत तारी थी उसे भी इंस्पेक्टर ने पढ़ लिया था। ये लड़का लड़की कौन है और इंडियन सरहद की तरफ क्या करने जा रहे हैं, जबकि जोधपुर की तरफ कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जिसमें सयाहों के लिए ज़्यादा दिलचस्पी हो। हिंदू इंस्पेक्टर जानबूझकर प्लेटफार्म पर एक तरफ छुपकर खड़ा रहा। जब गाड़ी चल पड़ी तो वो लाठी उठाए गवारों की तरफ प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए शेर खान और रूबी के डब्बे में घुस गया। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। हिंदू इंस्पेक्टर वही डब्बे के दरवाजे में बैठकर सांस दुरुस्त करने की झूठ मूठ कोशिश करने लगा। डब्बे में 3-4 ही मुसाफिर थे। ये सेकंड क्लास कंपार्टमेंट था। एक मुसाफिर ने इंस्पेक्टर की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, अबे तू यहाँ क्यों चढ़ाया, ये सेकंड क्लास है। इंस्पेक्टर अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने सर पर राजस्थानी देहातियों वाली पगड़ी बांध रखी थी। बदन पर अंगरखा तर्ज की चोली और नीचे धोती बंधी थी। वहीं बैठे बैठे वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, दूसरे डब्बे में जगह नहीं मिली, क्षमा कर दें। शेर खान और रूबी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो अपने थैले उतारकर एक तरफ रखने में मसरूफ रहे। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी और उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। इंस्पेक्टर मकना लाल वहीं दरवाजे के पास ही घुटने छाती से लगाए गंवारों जैसे अंदाज में बैठा रहा, मगर कभी कभी वो बड़ी गहरी निगाहों से शेर खान और रूबी को देख लेता। जोधपुर तक इंस्पेक्टर बराबर दोनों का जायजा लेता रहा। उसने एक और खास बात भी नोट की थी। उस इलाके में जो भी सयाह आते थे उनके पास तस्वीरें उतारने वाले कैमरे जरूर होते थे, जबकि इन दोनों के पास कोई कैमरा नहीं था। दूसरी तरफ शेर खान ने भी महसूस किया कि डिब्बे के दरवाजे के पास बैठा गंवार देहाती कभी कभी उनकी जानिब गहरी नजरों से देख लेता है। एक बार उन दोनों की निगाहें चार हुई तो हिंदू इंस्पेक्टर ने जल्दी से निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। शेर खान का जुनून मशरकी एशिया में स्मगलिंग की जराइम पेशा जिंदगी के दौरान कई तजुर्बेकार इंटेलिजेंस अफसरों से पाला पड़ चुका था और वो उन लोगों की हरकत सकनात से बखूबी वाकिफ था। सबसे पहले तो उसे यही शक गुजरा कि हो न हो ये आदमी उनके गैंग का कोई जासूस है जो देहाती के रूप में उनके पीछे लग गया है। शेर खान ने रूबी से इसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया, मगर वो दिल ही दिल में उस जासूस से छुटकारा हासिल करने और उसे जुल्द देकर निकल जाने के मंसूबे पर गौर करने लगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद शेर खान और रूबी दूसरे दर्जे के वेटिंग रूम में आ गए। यहाँ शेर खान ने अपने पीछे लगे देहाती आदमी के बारे में रूबी को बताया तो वो बोली, अगर ये हमारे गिरोह का आदमी है तो इसे किसी तरीके से कत्ल कर देना चाहिए, वरना हम दोनों की खैर नहीं है। शेर खान ने कहा कि हमारे पास तो छोटा चाकू भी नहीं है। रूबी किसी बड़े खतरे को करीब आते देख रही थी। उसे मालूम था कि लंका में उनके बैनुल अक़वामी जराइम पेशा गिरोह के इंचार्ज सेठ ने दोनों के फरार की इत्तला इलाके के सारे मुल्कों में अपने आदमियों को कर दी होगी और ये कातिल पेशा लोग उन दोनों की तलाश में होंगे। रूबी को इस बात पर हैरानी भी हो रही थी कि अभी तक कोई उनके ताक़ुब में क्यों नहीं आया। जब शेर खान ने देहाती जासूस की बात उसे बताई तो एक बार तो सरकश, मुज़र और बहादुर लड़की का दिल भी बैठ गया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके गिरोह के हाथ कितने लंबे हैं और वो दुनिया के जिस हिस्से में भी जिसे चाहें कत्ल करवा सकते हैं। और रूबी कत्ल होना नहीं चाहती थी। उसने शेर खान से शादी करके पाकिस्तान में एक साफ सुथरी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर रखा था। उसने शेर खान से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगी, तुम कहीं से मुझे प्याज काटने वाली छुरी ही ला दो। शेर खान ने रूबी को समझाने की कोशिश की, जज्बात की राह में बहने से कुछ नहीं होगा रूबी, अगर ये हमारे गिरोह का आदमी है तो यकीनी बात है कि उसने ये इत्तला कर दी होगी कि मैंने शिकार तलाश कर लिया है और उसके पीछे जोधपुर जा रहा हूँ। यहाँ एक को मार दिया तो दूसरा उसकी जगह पर आ जाएगा और फिर ये लोग हमें हलाक करने में ज़रा भी ताख़ीर नहीं करेंगे। तो फिर क्या हम अपने आप को इन दरिंदों के हवाले कर दें? रूबी ने तलखी से कहा। शेर खान चमड़े के थैले की जिप बंद करते हुए बोला, हमें होशियारी से काम लेना होगा, कोई स्कीम बनानी होगी ताकि इस आदमी की नज़रों से गायब हो जाए। वेटिंग रूम में उनके सिवा और कोई नहीं था। शेर खान ने बंद दरवाजे के पास जाकर पर्दे को ज़रा सा खिसकाया और जाली में से बाहर देखा। उसे जासूस नजर न आया तो वो तेजी से पलटा और अपनी कमर के गिर्द बंधी हुई पेटी को खोलते हुए बोला, तुम भी पेटी खोलकर डॉलर्स निकाल के मुझे दे दो। रूबी ने पतलून से कमीज बाहर निकाली और कमर के साथ बंधी पेटी खोलकर शेर खान के आगे रख दी। शेर खान ने अपनी पेटी भी बाहर निकाल ली। उसने दोनों पेटियों के साथ बंधी हुई प्लास्टिक की थैलियां फाड़कर उनमें से सारे के सारे डॉलर्स निकालकर थैले में भर लिए।
ये 1000 के करेंसी नोट थे जिनकी 7 गड्डियां बन गई थी। रूबी, तुम यहीं वेटिंग रूम में बैठो और मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो? मैं इस रकम को किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहता हूँ। जब तक पीछे लगे उस कातिल से छुटकारा नहीं मिल जाता, हम ना बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और ना ये रकम अपने पास रख सकते हैं। तुम बाहर मत निकलना यहाँ से, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ये कहकर शेर खान ने थैला कंधे से लटकाया और वेटिंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। मेरा नाम लुबाबा हैदर है। अगर आपको मेरी आवाज़ और अंदाज़ अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल वॉइस ओवर बाय लुबाबा हैदर को सब्सक्राइब करें और वहाँ मौजूद एक्शन एडवेंचर स्टोरी से लुत्फ़अंदोज़ हों। शुक्रिया।